हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 8। जो हमारा चैप्टर 8 है वो क्या है? किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं और 17वीं सदी। आज हम जानेंगे किसान कौन लोग हुआ करते हैं और जमींदार और राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हमारा 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहार संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों को दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बार ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण राज्य समाज पर काबू करने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। चूँकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। एक ग्रामीण दृश्य 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यूरो जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसान और कृषि उत्पादन। खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर में अलग अलग मौसम में वो तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे कि जमीन की जुताई, बीज बोना, फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं से उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थे, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों में, पहाड़ियों के इलाके जहाँ उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसे कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। स्रोतों की तलाश। चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आईना-ए-अकबरी, संक्षेप में आइन। देखिए अनुभाग 8, जिसे अकबर की दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल ने लिखा था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के नुमाइंदे द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य व ग्रामीण सत्ता पेशों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहाँ एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता है। आइन के लेखक मुताबिक मुगल साम्राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्ता सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में, किसानों के बारे में जो हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं 18वीं सदियों की गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल है जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानी, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ही स्रोत यहाँ भी समझाने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया
या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कासत व पाही कासत। पहले किस्म के किसान वे हैं जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। दूसरे पाही कासत वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही कासत बनते थे, मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता था, ज्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत जमीन की किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते थे और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। हिंदुस्तान में बस्तियों और गांव दरअसल शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं तो वे यह काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहां से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती है। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी जरूरत नहीं होती। खस की घास बहु यातायात में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियां बनाई जाती है और याकायक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। सिंचाई और तकनीक के बारे में हम जानेंगे। जमीन की बहुत आयत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरत है जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती ज्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसे कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। पेड़ों और खेतों की सिंचाई। यहाँ बाबरनामा से लिया गया एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे हैं। हिंदुस्तान के मुल्क का ज्यादातर हिस्सा मैदानी जमीन पर बसा हुआ है। हालांकि यह शहर और खेती लायक नहीं कि बहु यातायात है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती है और हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या राहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज के पाकिस्तान में और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते और इन गुटकों पर
घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बेल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहियों के दांतों को जकड़ लेते हैं और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक संकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुँचाया जाता है। आगरा, चांदावर, बयाना आज के उत्तर प्रदेश में और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं। इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं। एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते हैं, रस्सी को बेलन पर लपेटते हैं और इसके दूसरे छोर को बेल से बांध देते हैं। एक शख्स को बेल हाँकना पड़ता है, दूसरे बाल्टी से पानी निकालता है, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में। सिंचाई के जिन साधनों का जिक्र बाबर ने किया था वो यहाँ पर हमको दिखाया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल का दिया जा सकता है जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली धारियां फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़ककर बोने का रिवाज ज्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ गिराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। तंबाकू का प्रसार। यहाँ पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत में लाया गया। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान हुक्के या चीलम में करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत की खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। फसलों की भरमार। मौसम के दो मुख्य चरकों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ पतझड़ में और दूसरी रबी यानी वसंत में। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जब बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। इस स्रोतों से हमें अक्सर जिनसे एक कामिल सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। मुगल राज्य की किसानों की ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतर जिन एक कामिल थी। मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों दलहन में नकदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। 200 वर्षों में करीब 33% बढ़ोतरी थी।
17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्ची जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फसल वहीं से आए। अब हम यहाँ पर देखते हैं ग्रामीण समुदाय। ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। एक समुदाय के 3 घटक थे: खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, मुकद्दम या फिर मंडल। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बंटे थे। खेतों की जुताई करने में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक तादाद जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास है उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूह का था। इनके पास संसाधन कम थे और वे जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें पंजाब के एक गांव को दिखाया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको एक पंजाब का गांव दिखाया गया है। इनकी हालत कामोबेश वैसी ही थी जैसा कि आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदायों में ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमानों समुदाय में हलाल खोरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाजादाओं, शाब्दिक अर्थ नाविक के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, ऐसा बीच के समूह में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया, बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागबानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर, माली और जैसी जनजातियां सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और जो यहाँ पर जली जातियां जैसे कि सदगोप व केरवत भी किसानों की सामाजिक स्थिति पाने लगी। पंचायत और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियां के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कमी है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक कि गांव के बुजुर्ग उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था और इसमें पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गाँव। अब हम देखते हैं यहाँ पर पहले भ्रष्ट मंडल।
मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे और यह भी कि वे अपनी जमीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे और दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों से अंदर रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियों मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जाता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी में से एक था। पंचायतों को जुर्माना लगाना और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नातियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का चित्र जिसमें गांव के बुजुर्गों कर अधिकारियों से मिल रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी झगड़ों का निपटारा करती थी। जमीन से जुड़ी दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादियाँ जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं, और यह भी गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडी वर्चस्व किस क्रम में होगा, फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों का राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। आमतौर पर यह अर्जी ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूह की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखी या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायतों को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्यों के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज्यादातर उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार था। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी की एक चित्रकारी ये हमको दिखाई दे रही। कपड़ा उत्पादन के लिए ग्रामीण दस्तकार अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाने या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती का काम से फुर्सत होती थी, जैसे कि बुआई और सुहाई और बीज या सुहाई
का कटाई के बीच उस समय ये खेतिहार दस्तकारी का काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ाई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हर एक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ाई और सुनारों तक रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेर बदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। एक छोटा गणराज्य ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नकदी की रिश्ते फैल चुके थे। गांव में मुद्रा 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जियान बैप्टिस्ट जो तेवरनियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव भी बहुत छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदलने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, ना हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सराफ अपने काम में लगा हुआ है। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद में की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान की नकद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसे व्यापारिक फसलें पैदा करने वाले भुगतान भी नकदी ही होता था। कृषि समाज में महिलाएं, जैसे कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे और वह हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारत कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर एक आम तौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी वही महिलाएं जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बनाए रहे। मसलन पश्चिमी भारत में रास वाला महिलाओं को हालिया कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बगान में नहीं घुस सकती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंदने और कपड़ों में कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सूत काटती हुई महिला हमको दिखाई दे रही है। चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था।
फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए कि संभ्रांत समूह से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, ना कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिलाओं पर परिवार और समुदाय मर्दों के द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिया जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरखास्त मिली है कि जो महिलाएं न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई को विरोध करती दिखाई देती या फिर गृहस्थी से के मर्द पर आरोप लगाती। वे पत्नी अपने बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर महिलाएं पंचायत को दरखास्त देती थी कि उनकी दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरखास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहर भ्रंत जनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाएं, विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिलाएं जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारों की, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है फतेहपुर सिकरी का निर्माण महिलाएं पत्थर तोड़ रही है। महिलाएं पत्थर तोड़ती हमको दिखाई दे रही है। आगे बोझा ढोती हुई महिलाएं। अक्सर ऐसी निर्माण स्थलों पर काम करती थी जो आसपास के गांव में हुआ करते थे। जंगल और कबीले बसे हुए गांवों के परे ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की घेरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों खरबंदी से घिरे थे। ऐसे इलाकों को झारखंड सहित पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल की सीमावर्ती इलाकों की तराई शामिल है, दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब 40% था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार, स्थानांतरित खेतों से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पादन इकट्ठे किए जाते थे। गर्मियों में जलीय जंतु पकड़ी जाती थी। मानसून के महीनों में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, मवाश। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। जंगलों में घुसपैठ। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी शामिल होते थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, नील गाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र बादशाहनामा से जो हमको दिखाई दे रहा है। ये नील गाय का शिकार करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं शाहजहां।
मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था। शिकार अभियान दरबारी इतिहासकारों की माने तो सरकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों को समस्याओं और शिकायतों पर भी व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता है। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते हैं जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। यह 16वीं सदी में मुकदराम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। कविता के नायक काल केतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से। फिर काल केतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले बर्छे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए चकित रहे देखकर काल केतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को। दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500 पश्चिम से आया जफर मियाँ, साथ ने 22,000 लोग, हाथों में सुलेमानी मोती की माला जपते हुए। पीरो पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। सैकड़ों तादाद में विदेशी जंगलों को जैसे खा लिया और घुस आए। वहां कुल्हाड़ियों की आवाज़ सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595 से। अवध सूबे आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा है। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों के मोटे मोटे घोड़े के बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान लाए जाते थे, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, सुरगाय, यहाँ की पूंछ, शहद, चूक, संतरे के रस और नींबू के रस को साथ उबालकर बनाए जाने वाला एकल अम्ल, अनार का दाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीद जिससे लाल रंग बनाया जाता था कि जड़े, सुहागा, जदवार, हल्दी जैसी एक जड़, मोम, ऊनी कपड़े की लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मरलिन बाज पक्षी के ही एक किस्म और अन्य वस्तुएं। इनके बदले वे सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापिस ले जाते हैं। वाणिज्यिक खेती का असर। बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम, लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब में लोहानी कबीला। वे पंजाब गाँव के शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा मांग की। सिंध इलाके के कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार, 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग हैं जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राज्यों ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने अधिकार का ऐलान भी कर रखा था। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में। हम यहाँ पर देखते हैं सूफी गायक को सुनते हुए एक किसान और एक शिकारी, जैसा कि हमको यहाँ पर इसका चित्र दिखाया गया है। 16वीं सदी में आकार ही यह प्रक्रिया पूरी
तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तरी पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं-17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया कि नए बसे इलाकों को खेतियार समुदाय ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। जमींदार। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान अब तक अधूरी रहेगी जब तक कि गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर ली जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिलती हुई थी। जमींदारों ने बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति थी, दूसरा कारण यह भी था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह से उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक जमीन को बेच सकते थे, किसी और के नाम पर कर सकते थे और उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से वसूल कर सकते थे, इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां, जिसमें घुड़सवारों, तोपखानों और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में, तो जमींदार इसके शंकरे शीर्ष का हिस्सा थे। अब्दुल फजल इस ओर इशारा करते हैं कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा था, और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारों की फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है। किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाजत राज्य देता हो जब तक कि एक राज्यादेश सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। इससे भी महत्वपूर्ण, जमींदारों को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया स्रोतों से इसके दस्तावेज भी शामिल है। कई तरीके से किया जा सकता था। नई जमीनों का बशाकार जंगलबारी अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से, या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रिया थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारों डल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। कई कांडों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना निरंतर नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचरियों जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतिहरों को साजे सामान व उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदार की खरीद बरोख्त से गांवों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों के फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत है जो दिखाते कि जमींदार अक्सर बाजार हाट स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों ने उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संसर्गपुट था। दो पहलू की इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक तो वे भक्ति संतों से ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के एक समांतर सैनिक। आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिली जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी: 384,558 घुड़सवार, 4,277,57 पैदल, 1,863 हाथी, 4,260 तोप और 4,500 नाव। तो हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की
अध्याय 6 में देखिए। वहीं उन्होंने जमींदारों या फिर दिलचस्प बात है कि साहूकारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। आमतौर पर राज्य राजस्व के अधिकारी उनके गुस्से निशाना बना। दूसरी शताब्दी सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। भू राजस्व प्रणाली। जमीन से मिलने वाला राज्य मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य की तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के यहाँ जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठे करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया था कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतियां नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अब्दुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह हर गांव खेतिहार की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। स्रोत इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा है कि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई। अब देखते हैं, अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना थी कि प्रांतों में राज के नियम कानून का पालन हो रहा है। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण। आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलस वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। परोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह जमीन है जो 3-4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 उससे ज्यादा वर्षों की खेती नहीं की गई हो। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन उत्पादन को छोड़ देते हैं और एक इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पादन माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता था। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक हमको मानचित्र दिखाई दे रहा है। समरकंद, बलख, कंधार, काबुल, लाहौर, पानीपत, दिल्ली और ये आगरा, और ये क्या आमेर, अजमेर, पटना, रोहतास। बाबर का शासन 1530 में इन इलाकों में, अकबर का शासन 1605 में इन सभी इलाकों में, और औरंगजेब का शासन जो यहाँ पर बाकी के इलाके दिखाई दे रहे हैं इनमें, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हम देखते हैं पटना, रोहतास और गोवा। मनसबदारी व्यवस्था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला किया जाता था, जैसा कि हम अध्याय 9 में देखेंगे। नगद या जिन्स। आइन से यहाँ एक और अनुच्छेद है।
अमील गुजार सिर्फ नकद लेने की आदत ना डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला, कड़कुत। हिंदी जुबान में कड़ का मतलब है अनाज और कुत अंदाज़ा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए। अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे बहोली भी कहते हैं। फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में वह रजामंदी में बंटवारा करते हैं, लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। तीसरे, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते थे। चौथे, लांग बटाई, फसल काटने के बाद उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं और हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता था और दूसरा उससे मुनाफा कमाता है। अब हम देखते हैं जमा। 1665 ईस्वी में अपने राज्य अधिकारियों को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दे कि वे हर गांव, हर किसान और हर आसामीवार के बाबत खेती के मौजूदात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों, किफायत व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। चांदी का बहाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी के सत्ता संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, साफावी ईरान में और ऑटोमैन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक भौगोलिक विविधता आई तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के के रुपए की दोनों तरफें हमको दिखाई गई है। व्यापार के साथ भारत के निर्यात से होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रूपों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार, सिक्कों में ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य को नकदी उगाने से आसानी हुई। इटली के एक मुसाफिर जोहानी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंची थी। उसी से हमें यह पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। जैसा कि हम देख सकते हैं, औरंगजेब द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के और रुपए हम यहाँ पर देख सकते हैं। यूरोपीय बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में चांदी कैसे आई? जोहानी कारेरी के लेख बर्नियर के लेख पर आधारित के निम्नलिखित अंश से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में बिछरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। ये बात समझ जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए सिमरना होते हुए फारस पहुंचता है। अब चूंकि तुर्की लोग कॉफी से अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरबिया से आती है, और न ही फारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर, बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं। इसी तरह वे मुद्राएं फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में ये सारी संपत्ति जहाजों
से इंद्रोस्तान यानी हिंदुस्तान भेज दी जाती है। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज़ हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेंगू, तनश्शेरी, म्यांमार के हिस्से, शाम, थाईलैंड, शिलोन, श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोज़म्बिक और अन्य जगहें ले जाते हैं। इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर जहां वे हिंदुस्तान पहुंचना चाहते हैं, वे सबको कुछ डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं। देर सवेर हिंदुस्तान को चला जाता है और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वह फ्रांस जाए या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नकद में खरीदी जाती है, जो नकद वहीं हिंदुस्तान में रह जाता है। अबुल फजल की आईन अकबरी। आईन अकबरी आंकड़ों में वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष मतलब 1598 में 5 संशोधन के बाद इसे पूरा किया गया। आईन इतिहास लिखने के एक ऐसे बेहतर परियोजना का हिस्सा थी जिसके पहले अकबर की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज़्यादा करीबी से नज़र डालेंगे। तीसरी जिल्द आईन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। आईन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों को साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों, सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईन इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कायावाद थी। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आईन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। फिर भी यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नज़रिया, या यूँ कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर। आईन 5 भागों दफ्तर का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग सिपाह, आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल है। तीसरा मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई है, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक वित्तीय इकाइयाँ, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक स्थलाकृतियाँ और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन, निर्धारित राजस्व जमा भी दी गई है। सूबा 17 पर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आईन हमें सूबों के नीचे की इकाइयों, सरकार के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है। हर तालिका में 8 खाने हैं जो निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं: परगनात, महल, किला, अराजी, जमीन ए पायमुद, मापे गए इलाके, नकदी नगद, निर्धारित राजस्व, सुयुगल, दान में दिया गया राजस्व, अनुदान, जमींदार खाने, 7 और 8 जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, पायदा व हाथी, फील्ड सहित उनके फौज की जानकारी दी गई। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और 5वीं किताबें दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक़ रखती है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब्दुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि उनसे कैसे और किनसे अपनी सूचनाएं हासिल की।
अबुल फजल वल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया कि शानदार घटनाओं राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतेहों की दास्तान ईमानदारी की कलम से लिखो। तसल्ली से मैंने काफ़ी खोजबीन और मेहनत करके माह महीम की गतिविधियों के साबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों की बातों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया। सुबह की शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हो, पूरे विश्वास के साथ, मामूली शक के साथ भी वे अपने संस्मरण को लिखे और उसे दरबार भेज दे। फिर उस पाक मौजूदगी के कक्ष से एक हुक्म रोशन हुआ, वो है कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पकड़कर सुनाया जाए और बाद में जो भी लिखा जाना हो उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में छोड़ दिया जाए, और ये कि ऐसे ब्यूरो जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से, मामले की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें मैं बाद में दर्ज करूं। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने के लिए एक शाही हुक्म की वजह से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत 19वीं साल से जब महामहिम की दानिशमंद अकल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं का इतिहास व्रत हासिल किया और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफ़ें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की गई जो राज्याभिषेक से लेकर अब तक सूबों को जारी किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को भी शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न फसलों या दूसरे देशों घटी घटनाओं के बारे में थी, जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था, और जवाब तलब और खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई। बड़ी कर्मठता से के साथ मैंने वे कच्चे मसूदे और ज्ञापन पत्र भी हासिल किए जो जानकर और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती से इस गुलाब बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। अब हम देखते हैं, हालांकि बादशाह अकबर के शासन के सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अब्दुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों और अंकों के साथ शब्दों में लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलती कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि या तो अंक गणित की छोटी मोटी चूकें या फिर नकल उतारने के दौरान अब्दुल फजल के सहयोगी की भूल। आमतौर पर ये गलतियां मामूली है और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती। आइन एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों और आंकड़ों की एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतालिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। इसी तरह जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं, वहीं उन्हीं इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज किए गए हैं। कीमतों और मजदूरी में दरों की जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों में लिए गए। जाहिर है कि देश के बाकी हिस्सों के लिए गए आंकड़ों को प्रासंगिकता सीमित है। आइन का अनुवाद।
आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, आज का कोलकाता, के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिबिलियोथीका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, कलकत्ता 1873। बाकी के 2 खंडों के अनुवाद H.S. जेरेट ने किए, कलकत्ता 1891 और 1894। अब हम देखते हैं इन सीमाओं के बावजूद आइन अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य के गठन और उसकी संरचनाओं को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर उसके बाशिंदों व उत्पादों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े देखकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में ही लिखते थे। जंग, फतेह, सियासी साजिशें या वंशी उथल पुथल, देश के उसके लोग या उत्पादों का जिक्र गाहे बगाए प्रसंग वंश ही आता था, और वह भी ऐसे लेख साजा सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीतिक होती थी। भारत के लोगों और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आइन ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया और इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया। जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आइन के सांख्यिकी सबूतों की अहमियत चुनौतियों के बरे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोगों, उनके पेशों और व्यवसायों, साम्राज्य की व्यवस्था और उसके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचना या ग्रंथ मुहैया करता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत में सामाजिक ताने बाने का इतिहासकार पुनः रचते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं काल रेखा। मुगल साम्राज्य के इतिहासकार के मुख्य पड़ाव 1526, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बना था। 1530 से 40, हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण। 1540 से 55, शेर शाह ने हारकर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। 1555 से 56 में हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल करता है। 1556 से 1605 में अकबर का शासनकाल। 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल। 1628 से 58 तक शाहजहां का शासनकाल। 1658 से 1760 में औरंगजेब का शासनकाल। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। 1761 अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है। 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते और देश निकाला देकर रंगून, आज का यांगोन, म्यांमार में भेज देते हैं। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस 100 से 150 शब्दों में आपको देना है, और ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं ये 250 से 300 शब्दों में आपको देना है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।